बिहार एसएससी मैथ प्रैक्टिस सेट के इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग 3 वीडियो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा हुआ है तो एक बार जा कर के ज़रूर देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज हम लोग चौथा वीडियो करने जा रहे हैं, मैथ्स प्रैक्टिस सेट बिहार एसएससी इंटर लेवल 2025। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल ये है आपके सामने, देखिए और समझिए। बोला जा रहा है 12 फरवरी 2022 से लेकर के 11 फरवरी 2023 तक। आप ध्यान से देखिए तो ये पूरा का पूरा जो समय दिया हुआ है ना, वो 1 साल का है। 12 फरवरी से 11 फरवरी 22 से 23 जो समय है वो कंप्लीट 1 साल है, 1 साल 1 ईयर। हमारा सवाल है साधारण ब्याज का प्रिंसिपल दिया हुआ है, समय 1 साल होगा, रेट भी दिया हुआ है। आप कैसे निकालते हैं वो जैसे समझ में आए। आप अगर सीधा सा फॉर्मूला साधारण ब्याज का लगाते हैं तो ये हो जाएगा, देखिए P गुना में T 1 साल, रेट दिया हुआ है 15%, बटा में 100 हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल है। 15 में यदि आप 73 से गुना करिएगा तो ये हो गया आपका 15 सत्ते 105, 5901 1095 पर 1 जीरो और आ जाएगा 10,950 रुपये। ठीक है, यही तो फॉर्मूला लगाते हैं ना साधारण ब्याज निकालने के लिए, P गुने T गुने R बटा 100। और नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं कि जो साधारण ब्याज है वो R इंटू T% होता है। हमारा प्रिंसिपल दिया हुआ है 73,000 रुपये का, जब हम रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे, 15 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा। यानी सीधा सीधा आप निकाल दीजिए ना 73,000 का 15%, आंसर तो वही आने वाला है 10,950। जैसे आप करिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आइए ये सवाल देखिए। यदि 9 लगातार सम संख्याओं का एवरेज दिया हुआ है तो पहली और अंतिम संख्याओं का डिफरेंस आपसे पूछा जा रहा है। जब भी सम संख्या और विषम संख्या दिया हुआ रहे तो सबसे बड़ा संख्या निकालने के लिए, ध्यान से समझिएगा, सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए कब, जब सम संख्या या विषम संख्या क्रमागत दिया हुआ रहेगा तो सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए, और दोनों साथ लिख लीजिए, सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए। जो सबसे पहली संख्या होगी वो सबसे छोटी होगी, जो सबसे अंतिम संख्या होगी वो सबसे बड़ी होगी उन 9 में से। सबसे बड़ी निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए 132, यहाँ भी 132, ये 9 संख्या है, इसको 1 कम कर दीजिए तो ये 8 हो जाएगा, यहाँ भी 8 हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए हम ऐड करते हैं, 140 सबसे बड़ी संख्या होगी और ये माइनस कर दीजिए तो 116 सबसे छोटी संख्या होगी। पर सबसे अंतिम संख्या और सबसे पहली संख्या का डिफरेंस कितना का है, 140 में से 124 जाएगा, 16 का अंतर बचेगा, ऑप्शन नंबर 4। बहुत इस तरह का सवाल आपको दिखेगा, सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, एकदम शानदार ट्रिक है ये। फिर से जितनी भी संख्याएं दी जा रहेंगी उनमें से उसको 1 कम कर दीजिए और जो एवरेज है उसमें जोड़ देंगे तो सबसे बड़ा निकलेगा और घटा देंगे तो सबसे छोटा निकलेगा। बस कंडीशन है कि लगातार सम या विषम का होना जरूरी है। बस आंसर हो गया आपका 16, दोनों का डिफरेंस। ये देखिए 2 रेल हैं और उनकी जो स्पीड है वो गिवन है, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं दोनों ट्रेनें। तेजी से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को, हाँ यहाँ पर फिर से समझिएगा, ये एक ट्रेन है, स्लो ट्रेन है, यहाँ पे लिख दिए हैं। स्लो ट्रेन में आप इमेजिन करिए कि यहाँ पर खिड़की के पास कोई आदमी बैठा हुआ है, इधर से कोई फास्ट ट्रेन आती है और वो इस आदमी को, न कि पूरे के पूरे ट्रेन को, कंफ्यूज ना करें, लैंग्वेज देखिए, बहुत सुंदर सवाल है। व्यक्ति को पार करने में 16 सेकंड का लगता है। ये जो फास्ट वाली जो रेल है, तेज गति वाली रेल, ये इस आदमी को पार करने में 16 सेकंड का समय लेती है। और इस आदमी को पार करने का मतलब है कि ट्रेन खुद को पार करने में 16 सेकंड लेती है। हमारा सवाल है तेज रेलगाड़ी, इस वाले तेज वाले रेल की लंबाई, इसी का पूछेगा ही, इस वाले का संभव ही नहीं, ये धीमे रेल वाले, धीमे गति वाले रेल का लंबाई नहीं निकाला जा सकता है।
ये तेज गति वाली जो रेल है वो इस आदमी को पार करती है। तो हमारा सवाल रह गया कि ये जो तेज गति वाली रेल है ये खुद की लंबाई के बराबर क्या बोलेंगे आप, दूरी तय करेगी। तो ट्रेन की लंबाई बोले तो डिस्टेंस बराबर 4 गुना में समय। देख लीजिए सेम डायरेक्शन है तो जरा घटा के बता दीजिए नहीं कितना बचेगा। उधर हो गया आपका 7 और 5 में से 3 गया 2 मीटर पर सेकंड में कर दिए हैं, 16 सेकंड का समय लगता है। बस इतना सा खेल है, ये सब हम लोग को समझाना पड़ा। दूरी बराबर 4 गुना में समय, खत्म कहानी। देख लीजिए 9 से 3 बार में, 9 से 2 बार में, 2 से 8 बार में, 8 × 5 = 40, 40 दिया 120 मीटर। उस तेज गति वाली रेल की लंबाई जो है वो 120 मीटर है। इतना सा बस इसका सॉल्यूशन था। ये देखिए क्या बोला जा रहा है। एक परीक्षा हुआ, एक छात्र मैक्सिमम अंक का, अधिकतम अंक का 20% लाता है। यहाँ पर लिख रहे हैं देखिए, एक स्टूडेंट 20% लाता है फिर भी वो 5 नंबर से फेल हो जाता है। एक अन्य छात्र जो अधिकतम अंकों का 30% लाता है वो पास होने से 20 अंक अधिक लाता है। परसेंटेज में ये टाइप आप पढ़े होंगे, जहाँ भी पढ़े हो। देख लीजिए फिर से, 20% लाया है तो 5 नंबर से फेल हो रहा है, 30% लाया है तो 20 नंबर एक्स्ट्रा हो रहा है। ये परसेंट में कितने का डिफरेंस होगा? तो आप कहेंगे आप कहेंगे सर 10%, नहीं 10%। ये अंक में कितने का डिफरेंस होगा? कहाँ ये 5 नंबर से फेल है, कहाँ ये 20 नंबर एक्स्ट्रा लेकर के घूम रहा है, यानी दोनों में जो डिफरेंस होगा वो 25 का होगा। 10% का वैल्यू 25 है तो 100% में मैक्सिमम निकल जाएगा 250 नंबर। यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि कई बार आपसे परीक्षा का मैक्सिमम नंबर ही पूछा जाता है, तो 250 आपका आंसर हो जाता है। अब क्या हल्का सा चेंज है, देखिए उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है, फिर से समझिएगा। बच्चा जो है वो कितना लाया, पहला वाला 20%, कितने नंबर का एग्जाम हुआ? 250 का एग्जाम हुआ, वो लड़का 20% लाया, 0 वगैरह सब हटा लीजिए, 50 नंबर लाया, फिर भी 5 नंबर से फेल है, यानी पास होने के लिए कम से कम 55 नंबर तो चाहिए ना सर। आपसे बस पूछा जा रहा है कि पासिंग परसेंटेज कितना होगा, यानी कि जो 55 है वो फुल मार्क्स का, 55 जो है वो टोटल मार्क्स का कितना परसेंट है। बस 50 से 5 बार में, 50 से 2 बार में, 5 से कटेगा 11 बार में, 11 दूना में 22%। ठीक है, लैंग्वेज में एक लाइन थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दिया, इसलिए हम लोगों को ये स्टेप पूरा ज़्यादा करना पड़ा, नहीं तो हमारा आंसर तो मेनली यहीं पर रहेगा। कई बार मैक्सिमम नंबर ही पूछा जाता है। परसेंट में डिफरेंस 10 का, अंक में डिफरेंस 25 का, 10 का वैल्यू 25 है, 100% निकाल दीजिए, फुल मार्क्स निकल जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़िए। सवाल देखिए, एक व्यक्ति ने एक घोड़े को 25% के लाभ पर बेचा। मान लीजिए कि उस घोड़े का जो सीपी है वो 100 रुपया है, उसको 25% लाभ पर यानी 125 में बेच दिया गया। खरीदा गया है 100 में, बेचा गया 125 में, नो प्रॉब्लम सर। यदि वह 35% कम में खरीदता, ये इमेजिनेशन वाली बात है, यदि 35% कम में खरीदते तो कितना में खरीदते? 65 में। और 732 रुपये कम में बेचता तो 36% का लाभ होता। अब ये 36% का लाभ किस पर होगा? 65 पर, चूँकि करेमुल पर ही तो होता है ना लाभ हानि। 65 का 136%, बोलिएगा 5 से कट गया 13 बार में, 5 से कटेगा 20 बार में, 2 से काट लीजिए इसको 68 बार में, और 2 से काट लीजिए 10 बार में। 68 में 13 से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो ये होगा 13 × 6 = 78, ये हो गया 8, 8, 4। देख लीजिए एक अंक के बाद पॉइंट यहाँ है, हल्का सा कैलकुलेशन है, ज़्यादा नहीं। 65 रुपये का जो सवाल है, जो सामान है, घोड़ा है, उसको अगर वो इतना रुपया में बेचता है ना, देख लीजिए सवाल को समझिएगा। यदि 732 रुपये कम में बेचता, कितना का डिफरेंस यहाँ पर है रुपया में, कितने का अंतर है? तो आप कहेंगे कि ऐसा करते हैं ना सर, इसमें अगर हम 0.6 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 89। सीधा सीधा घटा लीजिए ना, कहाँ पर घटाते हैं? 125.0 में से
8.4 घटाते हैं तो ये देख लीजिए पॉइंट आपका 6 हो गया, ये तो सीधा सीधा आपका 4 हो जाएगा, है ना। तो 4 में से 8 गया 14, 6 ये हो जाएगा 11 में से 8 गया 3, ठीक है। तो कितने का डिफरेंस है, ये जो वैल्यू है ये कितना कम है, तो 36.6 कम है। सब कैलकुलेशन था, इधर हटा रहे हैं। कितना कम है, 36.6, समझिएगा 36.6, और यहाँ कितना कम है 732। घोड़े का क्रय मूल्य कितना था, यानी आपसे 100 का वैल्यू पूछा जा रहा है। बस एक अंक के बाद पॉइंट है, उसको पॉइंट हटाइए, बटा में 10 करिए, ऊपर में 0 चला जाएगा। साफ आपको नजर आएगा कि ये कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में। 2 में 1000 से गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2000 रुपये उस घोड़े का दाम है। यह हल्का सा पॉइंट में आने के कारण हो सकता है कि आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हुआ हो, नहीं तो अगर फ्रेश डिजिट रहता तो बहुत मज़ा आता समझने में, और अभी भी आप समझ में आया होगा, हम उम्मीद करते हैं। एक बार और हल्का सा, 100 रुपये का सामान 125 में बेच दिया। अब वो बैठ करके सोच रहा है कि यदि हम 35% कम में खरीदते, 65 में खरीदते और 732 रुपया कम में बेचते ना, तो 36% लाभ पर बेचते, यानी इतना में बेचते। तो ये डिफरेंस कितने का है, यही डिफरेंस का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 732 रुपये। तो ये अंतर हो गया आपका 36.6 का। 36.6 का जो वैल्यू है वो 732 के बराबर है। तो हमसे पूछा जा रहा था घोड़े का क्रय मूल्य, यानी कि 100%, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2000। ये देखिए, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले। आपसे मतदाताओं की कुल संख्या पूछी जा रही है। मान लेते हैं कि कुल संख्या है x, कितना परसेंट वोट पड़ा, 75%, ठीक है। इतना समझिए यार, क्या बार बार छोटा छोटा करते रहना। 75% हम डायरेक्ट लिखे हैं 3/4। इतने लोगों ने मत डाला। अच्छा, जितना वोट पड़ा ना उतना का 2% अवैध है, तो 2% तो काउंट होगा नहीं, बच गया 98%, ठीक है। 98% हम लोग चाहते हैं तो इसको भी 2 से काट के सिंप्लीफाई करके लिख सकते थे। एक उम्मीदवार को 92-61 वोट मिलते हैं जो वैध मतों का, देख लीजिए इतना टोटल वोट है, ये टोटल वोट है, इतना वोट पड़ा है, और उतना में से ये फ्रेश वोट है, वैध मत है। और वैध मतों का 75% यानी 3/4 जो है एक कैंडिडेट को मिलता है, यानी 92-61 मिलता है उसको। हमसे x का वैल्यू पूछ रहा है, बस x का वैल्यू देखिए 92-61 जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला, ये देखिए 21 का क्यूब है, 21 गुना में 21 गुना में 21, जानबूझ के लिखे हैं। 3 से कटेगा ये 7 बार में, 3 से कटेगा ये 7 बार में, क्लियर। 7 7 49, 49 का डबल 98, इसको काट लीजिए यहाँ 2 बार में, ठीक है। अब गुना करेंगे क्रॉस, 21 चको 84, 84 का डबल 168, पर डबल 0 आ जाएगा। ये है आपका टोटल लिस्टेड मतदाताओं की संख्या। मतदाता सूची में कितने लोगों का नाम था, तो इतने लोगों का नाम था। बस एक लाइन में आप इसको बना सकते हैं, क्लियर। आइए ये सवाल देखिए। एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य जो है वो x रुपये अंकित करता है और फिर 40% का डिस्काउंट देता है। समझिएगा, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, x है, ठीक है, x रुपया वस्तु का अंकित मूल्य, बिल्कुल। अब वो 40% का छूट देगा तो कितना में बेचेगा, 60/100 में बेचेगा, ये भी क्रय मूल्य हो गया। लेकिन वो 70% वैट लगाता है, तो 70% वैट लगाता है तो 70% मत करिएगा, 70% तो वैट लगा करके ऐड करेगा ना सर, तो वो टोटल हो जाएगा 170%, और तब उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा कितना, 255। ये चीज़ को समझिए आप। वस्तु का अंकित मूल्य x था, 40% डिस्काउंट देगा तो 60% में बेचेगा, और इतना में बेचा, फिर ये 70% वैट लगा रहा है तो प्लस हो जाएगा, उसमें टोटल सेलिंग प्राइस में ये ऐड हो जाता है, इसीलिए हम इसको 170 किए हैं। बाकी बताइएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 17 से काटिए, 17 एकम 17 बच गया 8, 85, 17 पचे 85। 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काट लीजिए 50 बार में, 3 से कट जाएगा 5 बार में, 50 पचे 250 रुपये आंसर है ना। क्रॉस करके देख लीजिए, 50 में 5 से गुना हो जाएगा, 250 रुपया क्या है, x का वैल्यू है जो उसका अंकित मूल्य था, ठीक है। चलिए ये सवाल देखिए।
ये हम आपको पहले के वीडियोस में भी बता चुके हैं। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत रिपीट करता है, क्लियर, और बहुत झटके में बना सकते हैं हम इसको। देखिएगा एकदम ध्यान से, कंसंट्रेशन के साथ। सवाल क्या बोल रहा है, टोटल 120 लीटर है मिश्रण जिसमें 15% पानी है और पानी को 25% करना है। बस 15% से 25% करना है, दोनों परसेंट आप ऊपर में क्या करेंगे, माइनस, बटा में क्या करेंगे, समझिएगा। छोटे प्रतिशत से बड़े प्रतिशत की ओर आने में के लिए 100 में से बड़ा वाला को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। ये है आपका ट्रिक, बस इतना सा, खेल खत्म, खेल खत्म। 120 गुना में कितना, 10, बटा में कितना, 75। कैसे काटिएगा बोलिए, 15 से 5 बार में, 15 से 8 बार में, ये कट गया 2 बार में, 8 गुना में 16 लीटर। बस ये है आपका, क्लियर। जब भी छोटा परसेंट से बड़ा परसेंट की ओर आए तो आप ये अप्रोच लगाइए और सवाल से छुटकारा पाइए। ये देखिए सवाल थोड़ा शायद धुंधला दिख रहा होगा, ये सब ठीक है, ये हल्का सा धुंधला आ रहा है। चलिए देखिएगा, एक बस जो है वो कोच्चि से कोयम्बटूर जा रही है, क्लियर। प्रत्येक 15 मिनट के 4 स्टॉप के साथ बस की औसत गति जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। आराम से समझिएगा, ये लैंग्वेज का सवाल इतना मतलब घुमाया हुआ है ना कि शायद आपको लगेगा कि पता नहीं कैसे बनेगा। सीधा सीधा आप चीज़ को समझिए कि ये कोच्चि है और ये कोयम्बटूर है। एक ड्राइवर अगर हम बिना रुके जाते हैं तो हम 60 के स्पीड से पहुंच जाते हैं, 60 के स्पीड से हमको टाइम लगता है, हम आराम से पहुंच जाते हैं। लेकिन यदि हम रुकते रुकते जाते हैं, देखिए 15-15 मिनट 4 बार रुकेंगे, यानी 1 घंटा रुकेंगे, तब हमारा जो स्पीड है वो 50 का हो जाएगा। बस इतना सा सवाल है। देखिए कि यदि दोनों जगहों के बीच का डिस्टेंस हम x मानते हैं तो x किलोमीटर को कवर किया जा रहा है 50 का स्पीड से रुकते रुकते, और उतना ही डिस्टेंस को कवर किया जा रहा है 60 के स्पीड से बिना रुके। समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। सेम डिस्टेंस यदि हम कम स्पीड से तय करेंगे तो हमको 1 घंटा ज़्यादा लगेगा, वही 15 मिनट 4 बार जो रुका हुआ है वो खत्म हो गया। बस बताइए क्या दिक्कत है। ऊपर में एलसीएम लेने के लिए आप डायरेक्ट 300 करिए ना, ये 300 हो गया, ये कटेगा 6 बार में तो 6x, इतना लिखना जरूरी है क्या यार। ये कट गया आपका 5 बार में तो ये 5x बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। 6x में से 5x जाएगा, x बचेगा, क्रॉस करके देख लीजिए, x बराबर 300 किलोमीटर। दोनों जगहों के बीच का दूरी रह गया ये 300 किलोमीटर, ठीक है। अगर ये सवाल थोड़ा धुंधला दिख रहा हो तो इसके लिए सॉरी, पता नहीं कैसे हो गया, बाकी का सवाल सब ठीक है। ये देखिए, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल को करने से पहले ये एक चीज़ समझिए आप, क्या है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य प्राइस लिस्ट, उसके क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अंकित किया जाए अधिक बढ़ा करके कि हम D% का डिस्काउंट देने के बाद भी P% का लाभ ले सके। हाँ, हम दुकानदार होने के नाते चाहते हैं कि हमको बेनिफिट भी हो जाए, है ना, सामान पर, और हम सामने वाला को छूट भी दे सके, ग्राहक के नज़र में ईमानदार भी बने रहे कि डिस्काउंट दिया गया है और उसके बावजूद हमको बेनिफिट हो जाए। तो हमको अंकित मूल्य जो है वस्तु का वो क्रय मूल्य से बढ़ा करके रखना पड़ेगा ज़्यादा, ताकि हम डिस्काउंट भी दें फिर भी हम प्लस में रहें। तो कितना % बढ़ाया जाना चाहिए, उसके लिए ये फॉर्मूला है P+D बटे में 100 - D। ओहो, हल्का सा यहाँ पर एरर है, गुना में 100 करना होगा, कीजिएगा, थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा आपको। तो ये गुना में 100 करना होता है। कितना प्रतिशत अधिक अंकित करना होगा, तो P+D बटे में 100 - D × 100। अब देखिए उसी आधार पर इस सवाल को कीजिए। किसी दुकानदार को अपने सामान पर क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए कि ग्राहकों को 10% छूट देने के बाद भी 26% का प्रॉफिट हो जाए, ये हमारा सवाल है। सेम तो है ना सर, P के जगह पे प्रॉफिट, D के जगह पे डिस्काउंट, ऊपर में दोनों ऐड हो जाएगा, 10 26 कितना हो गया, 36 बटा में 100 - D बोले तो डिस्काउंट यानी कि 10, ये माइनस है, गुना में क्या हो गया 100, 36 बटा में 100 में से 10 जाएगा, क्या बचेगा 90, गुना में हो गया 100, 1 0 से 1 0 कटेगा, 9 से कटेगा 4 बार में, 4 10 में ये क्या हो गया सर 40%।
कितना परसेंट बढ़ा करके अंकित करना होगा, तो 40%। बस यहाँ पर गुना में 100% था होगा, वो छूट गया था। अब उसी आधार पर इसको बनाइए। 10% छूट देने के बाद ये डिस्काउंट है, 8% का प्रॉफिट होना चाहिए। पी है क्या था फॉर्मूला, P + D बटे में 100 - D इंटू में 100। P + D करेंगे 8 और 10 18 हो गया, 100 - D करेंगे 10 जाएगा 90 हो जाएगा, गुना में 100। ये कटा 5 बार में, ये कटेगा 20 बार में। बस कितना सिंपल है, 20% आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए ये सवाल देखिए। दो संख्याओं का योगफल दिया हुआ है 36 और उनका जो HCF है वो दिया हुआ है 4। देखिए जब भी इस तरह का सवाल पूछे कि कितने संख्या संभव है, संख्याओं का कितना पेयर संभव है, तो देखिए महत्तम दिया हुआ है 4। आप अपने मन से जो संख्या मानेंगे वो x और y मानेंगे। और क्या, ये ध्यान में रखिएगा कि x और y जो होगा वो आपस में सह अभाज्य होगा। अब ये क्या नया वर्ड आ गया सर, सह अभाज्य वैसी संख्याएं होती है जो एक दूसरे से ना डिवाइड होता हो, एक दूसरे से नहीं कटता हो, एक दूसरे से। ये जरूर ध्यान में रखिएगा, ये एक दूसरे से नहीं कटने वाला कंडीशन इंपॉर्टेंट है। तो महत्तम जो है वो 4 है, हमने संख्या x और y माना हुआ है, तो महत्तम 4 है, तो क्या वो संख्या 4x नहीं होगा, क्या संख्या 4y नहीं होगा? चूंकि महत्तम है, दोनों में कॉमन रहेगा, दोनों का जो सम है वो 36 दिया हुआ है। हम तो कहते हैं कि 4 कॉमन कर लीजिए, x + y = 36 हो गया। ये कट जाएगा कै बार में, 9 बार में। x + y = कितना आ गया, 9। अब दो ऐसी संख्याएं जिनका योग सम 9 हो, 1 और 8, 2 और 7, 3 और 6, 4 और 5। अब ये देखिए यहाँ से रिपीट होना शुरू हो जाएगा 5 और 4, इसलिए इसको इग्नोर करेंगे चूंकि 4 5 या 5 4 एक ही चीज़ है। दो जो एक दूसरे से नहीं कटना चाहिए, देखिए ये एक दूसरे से नहीं कटेंगे, ये एक दूसरे से नहीं कटेंगे, ये एक दूसरे से कट जाएंगे, है ना, कोई भी टेबल से, और ये भी नहीं कटेंगे, सॉरी। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि टोटल 3 ऐसे संख्याओं के युग्म यानी कि पेयर पॉसिबल है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा आंसर होगा। एक दूसरे से डिवाइड नहीं होना चाहिए, बस खत्म है। क्लियर, ये तरीका है इसको बनाने का, जरूर इसको ध्यान में रखेंगे। ये देखिए हमारा सवाल है औसत चाल के लिए, जो हमको ज़रूरत है उसी डेटा पे नज़र जाना चाहिए, फालतू में पढ़ते रहना पूरा ऊपर से लेकर के नीचे तक। पूरी दूरी के लिए औसत चाल, आप बताइए, चाल बराबर दूरी बटा में समय, कितना दूरी है सर, 600 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, कहाँ गया 100 किलोमीटर, बस 8 6 1400 और 100 1500। फिर से चाल बराबर फॉर्मूला है दूरी बटा में समय। अब नीचे समय लिखेंगे, 600 किलोमीटर जब हम 80 के स्पीड से जाते हैं, 20 से 30 बार में जाएगा, 20 से 4 बार में जाएगा, 2 से कटेगा अभी भी 15/2। अब चाहे तो इसको 7.5 भी बोल सकते हैं। और कितना टाइम लगा, 800 किलोमीटर हम जाएंगे 400 के स्पीड से, 2 घंटा, ठीक है, यहीं पे ऐड कर दीजिए प्लस 2 घंटा। 100 किलोमीटर जाएंगे 50 के स्पीड से, कितना टाइम लगेगा, 2 घंटा। 2 और 2 4 और ये 15/2 यानी 7.5। 2 और 2 4 और 7.5, 11.5। 11.5 कैसे लिखा जाता है, 23/2। 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, बस अब तो कटने वाला है नहीं, गुना कर दीजिए 3000 / 23। पूर्णांक में करिए और ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। देखिए जब हम डिवाइड करेंगे तो 23 एकम 23, एक ही बार में ना लगेगा सर। पहली बात कि बटा में 23 आ रहा है, बटा में 23 आ रहा है तो देखिए एक ही ऑप्शन में है, फिर पूरा चेक करने का जरूरत भी नहीं है। ना तो ये पॉसिबल है, ना ये पॉसिबल है, ना ये पॉसिबल है, और एक बार में वैसे भी लग रहा है ना। 23 से कम 23 लगेगा, 7 बचेगा, 0 उतरेगा, 70 होगा, 23 दिया 69 होगा, समझ रहे। 130.10/23 किलोमीटर पर आवर क्या है, एवरेज चाल है, ठीक है। कुल दूरी बटा में कुल समय, ये तो टोटल समय निकालने के लिए उधर लिखा गया था। ये भी अच्छा सवाल है। देखिए क्या बोला जा रहा है कि जो 3000 रुपया है वो 6000 हो जाता है। 3000 रुपया 6000 होने का मतलब दुगना हो रहा है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना, कितने वर्षों में, 2 वर्षों में। समझिएगा थोड़ा, ये आप पढ़े होंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में। 2 साल में कोई धनराशि
यदि 2 गुना हो जाती है तो 4 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी, 4 साल में कितनी गुनी हो जाएगी चक्रवृद्धि ब्याज। इधर में कितना से गुना किया गया है, तो आप कहेंगे सर 2 से, तो उतना पावर इधर लगा दिया जाता है। ऐसा हमने 2 गुना इधर किया हुआ है तो 2 से इधर पावर लगा दीजिए। 2 पर पावर 2 कहने का मतलब कै गुना, 4 गुना। बात समझ में आई, यहाँ तक समझ में आना चाहिए आपको। यदि कोई धनराशि 2 साल में 2 गुना हो जाता है तो डबल 4 साल में, इधर 2 से गुना हुआ है तो हम भी पावर लगा देंगे 2, बस 2 दूना 4 गुना। अब देखिए 3000 2 साल में 6000 हो जाती है तो 4 साल में कै गुना होगी, 4 गुना। तो 3000 4 साल में 4 गुना हो करके टोटल कितना हो जाएगी, तो सर 12000। हाँ भाई 3000 रुपये 12000 हो जाएगी। 3000 क्या रहेगा प्रिंसिपल, 12000 क्या रहेगा अमाउंट। आपसे क्या पूछा जा रहा है देख लीजिए, ब्याज 3000 बढ़ करके यदि 12000 हो जाता है तो ब्याज तो 9000 का ही ना होगा। बस ये हमारा आंसर है, सीधा सीधा क्लियर। आराम से जब भी मतलब एक बार में ना समझ में आए तो जब भी मौका मिले इसको 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, एकदम समझ में आएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो है वो कलेक्ट किए गए हैं। ये भी देखिए बहुत सुंदर सवाल है। लाभ जो पार्टनरशिप का सवाल है, तो जो लाभ है वो हमेशा पूंजी और समय के गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर। तो ऐसा करते हैं कि ये लिखते हैं x, ये लिखते हैं y और ये लिखते हैं z। यहाँ पर हम लिखेंगे पूंजी और यहाँ पर लिखेंगे समय। एकदम क्लियर चीज़ समझ में आएगा। ऐसा करिए ना आप, देख लीजिए 6 3 2 ही को तो है ही, 1/6 1/3। सवाल को इजी करने के लिए क्या करते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। क्लियर। ये पूरा हो गया आपका कितना 6। एकदम आराम से समझिएगा। x की बात हो रही है, x जो है पूंजी का 1/6, टोटल पूंजी कितना माना हुआ है 6, पूंजी का 1/6 तो 6 का 1/6 कितना हो जाएगा 1। तो x कितना पूंजी लगाया है 1 रुपया, कितने समय के लिए 1/6 यानी सेम 1 साल के लिए। y लगाता है 1/3, 6 का 1/3, 6 का 1/3 कितना हो जाएगा 2 पूंजी लगाता है 1/3 समय के लिए यानी 2 समय के लिए। कहा गया z पूरे समय के लिए, पूरा समय कितना सर 6, पूरे समय के लिए कितना शेष पूंजी लगाता है, शेष टोटल था 6, 2 और 1 3 रुपया। बस लाभ का अनुपात दोनों का गुणनफल 1:4:18, ये है आपका फाइनल लाभ का अनुपात। यहाँ पर लिख सकते हैं अगर आपको दिक्कत हो। लाभ का अनुपात 18 4 22 और 1 23। टोटल लाभ कितना 23000, टोटल लाभ कितना 23। क्या सवाल है बताइए। टोटल लाभ 23 और उसका वैल्यू 23000, एक का वैल्यू 1000, वाई का हिस्सा एक का वैल्यू 1000 है तो 4 का वैल्यू 4000 होगा। और कैसा, इसमें क्या सोचना है। एलसीएम लेकर के सवाल को एकदम इजी कर सकते हैं आप। ये देखिए, एक दुकानदार एक कैमरे के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और कैमरे का क्रय मूल्य 3600 है। अंकित मूल्य ज्ञात करिए। कर लेते हैं ना ज्ञात सर, मान लेते हैं कि अंकित मूल्य x है। ओके, अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद, यानी कि जब वो ऑब्जेक्ट को, कैमरा को 90% में बेचेगा तब उसको 20% का लाभ होना चाहिए। खरीद के लाया है कितना में 3600 में, 20% लाभ पर बेचेगा तो कितना में बेचेगा 120 में। ये क्या है विक्रय मूल्य, ये क्या है विक्रय मूल्य। इतना सा छोटा सा बात तो समझिए सर। परसेंट से परसेंट कट जाएगा दोनों तरफ, 30 से 3 बार में, 30 से 4 बार में, 3 से कटेगा ये 1200। x बराबर क्या हो गया 1248 पर 00। ये है अंकित मूल्य। अगर वो इतना अंकित मूल्य रखेगा ना 3600 रुपये वाला वस्तु का, तो 10% छूट भी देगा, फिर भी उसको 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। दोनों तरफ से वो खुश रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का सेशन भी अच्छा लगा होगा। ज़रूर आपने कुछ न कुछ नया सीखा होगा। इसी तरीके से और भी मैथ्स को मजबूत करने के लिए लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।